हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सीबीएसई सैम्पल पेपर सॉल्व। तो जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर लॉन्च करा था उसके सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से। ये आपके स्क्रीन पर सामने जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने एग्जाम दे दिए हैं बाकी सब्जेक्ट्स के, तो सभी को जैसे इंस्ट्रक्शन सभी एग्जाम्स में रहते हैं वही रहने वाले हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमें क्वेश्चन में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है और वो पॉलिनोमियल जो है वो इन 4 पॉइंट से पास हो रहा है। तो इन 4 पॉइंट्स में एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं, -6,0 एंड 6,0। तो इन दोनों पॉइंट्स में जो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी वही इसके क्या हो जाएंगे, जीरोस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें k फाइंड करना है और ये दोनों इक्वेशंस हमें क्या गिवन है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस का केस क्या रहता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो इसमें हम वैल्यूज डालेंगे 3/6 इक्वल्स टू -k/10 और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नंबर ऑफ सेकंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये तो ट्रू है कि सेकंड हम कहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एंड एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, कि किसी भी एक पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी ट्रू है। अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये भी ट्रू है। फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, कि सर्कल के अंदर कोई एक पॉइंट है और उससे हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जो टेंजेंट होती है वो सर्कल के आउटर में लाया करती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो हमें यही बताना था नॉट ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, nth टर्म ऑफ एन AP is 7n - 4, an is equals to 7n - 4, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे a1 2 3 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, a2 10। तो d कितना हो जाएगा, a2 - a1 10 - 3 7 आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। हमारे पास 2 फिगर्स हैं, एक हमारे पास कोनिकल फिगर है और दूसरे हमारे पास स्फेरिकल फिगर है। रेडियस दोनों की कितनी है, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसकी भी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन मींस 1/3 पाई r²h। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r³। दोनों वॉल्यूम्स इक्वल है तो हमें हाइट कोन की फाइंड करनी है। 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, पाई से पाई एलिमिनेट हो जाएगा, r² से r² एलिमिनेट हो जाएगा। तो इधर हमारे पास बचेगा h, इधर 4 और r। तो h इज इक्वल्स टू 4 × 5, क्योंकि r की वैल्यू 5 है तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, tan थीटा की वैल्यू 5/2, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस पूरे क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे हम cos थीटा से। तो ये क्या बन जाएगा, 4 tan थीटा + 1/4 tan थीटा -1। बस अब tan थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 × 5/2 + 1 और 4 × 5/2 -1। और जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11/9। कैलकुलेशन तो बच्चों आप कर ही लोगे, तो 11/9 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है सर्कल्स में से। अब इस फिगर में हमारे पास गिवन क्या है, एंगल TPQ 100 है, ये वाला पूरा एंगल 110 गिवन है हमें। POQ हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल बच्चों 90 होता है, थ्योरम फर्स्ट वाली थ्योरम से कि स्ट्रेट लाइन जो होती है रेडियस और टेंजेंट के बीच वाला जो एंगल होता है वो 90। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 20, क्योंकि पूरा एंगल 110 है। तो अब ये 20 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 20। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, POQ + 20 + 20 इज इक्वल्स टू 180। तो कितनी आ जाएगी POQ की वैल्यू, हमारे पास POQ की वैल्यू आ जाएगी 140। सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस दिस एंड दिस, √5/2 एंड √5/2। दोनों एक माइनस का √5/2 है तो x + √5/2 हो जाएगा और एक x - √5/2 हो जाएगा। तो इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, x² - 5/2
तो 2x² माइनस 5। अब देखो बच्चों 2x² माइनस 5 किसी ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा, बट अगर हम बी ऑप्शन को कंपेयर करें 4 कॉमन लेके तो हो जाएगा 2x² माइनस 5। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इसमें हमें 45 ऑब्जर्वेशंस गिवन है और हमें मीडियन क्लास की अपर लिमिट बतानी है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 5, 9, 15, 10 और 6। तो हो जाएगा 5, 9 और 5 14, 29, 39 और 45। इसका सम भी हमें 45 गिवन है। n/2 की वैल्यू हमारे पास रहेगी 22.5। 45 डिवाइड बाय 2 करेंगे 22.5 इस वाली क्लास में लाया करेगा 15 वाली क्लास में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास की अपर लिमिट हमारे पास कितनी हो जाएगी 30। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 30 जो हो जाएगी अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इंटरसेक्शन कर रहे हैं दो कॉर्ड्स AB और CD O पॉइंट पे। तो हमें एंगल BOC गिवन है 80, ये वाला एंगल 80 गिवन है, ये दोनों इक्वल हैं गिवन साइड्स। तो हमें ये दोनों ट्रायंगल्स बताने हैं। देखो बच्चा ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट से कितना हो जाएगा 80, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाले एंगल दोनों हमारे पास हो जाएंगे 50 एंड ये भी 50। एंगल इन द सेम सेगमेंट से ये भी 50, ये भी 50। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हो गए हमारे पास और कॉन्ग्रुएंट भी हो गए। कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, AA सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाएंगे और आइसोसेलेस तो है क्योंकि दो साइड्स इक्वल गिवन है। तो आइसोसेलेस एंड सिमिलर, ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। नेक्स्ट MCQ नंबर 11। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स का नेचर बताना है। कभी भी रूट्स का नेचर बताना तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर देंगे b² माइनस 4AC। तो d इज इक्वल्स टू b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4, 5 आ जाएगी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स तो कैसे होने वाले हैं रियल। तो हमारे पास रियल रूट्स होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया। एंड A, C और D में से हमें चेक करना है कि क्या आंसर होगा। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू प्राइम नंबर में आ रही है तो हमारे पास रूट्स कैसे रहेंगे, इरेशनल। ये बात याद रखना बच्चों, अगर कभी भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू प्राइम नंबर में आएगी तो रूट्स की वैल्यू कैसी आएगी, इरेशनल। तो इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट MCQ है, ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। tan 30 गिवन है थीटा की वैल्यू गिवन है 30। हमें 3 इंटू टेन थीटा, 3 इंटू 10 30 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो 3/√3 ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट MCQ बहुत सिंपल इजीली हो जाएगा। 13th वाला देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू 396/7। इसमें बच्चों हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे और उसको क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस करने के बाद हमारे पास r की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन तो सभी बच्चे कर लेंगे। r क्यूब इज इक्वल्स टू 396/7 इंटू 3/2 22/7। क्रॉस कर देंगे सभी वैल्यूज को, यहाँ से r क्यूब आएगा और फिर r क्यूब से हम r फाइंड कर देंगे। r फाइंड करने के बाद हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहता है 3πr²। तो बस 3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे सभी। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 594/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 में टोटल 24 बॉल्स हैं। एक बैग में 4 ब्लू है, 11 ग्रीन है, रेस्ट आर व्हाइट। तो व्हाइट कितनी हो गई, ये हो गई हमारे पास 15 बॉल्स। तो ये वाली दोनों हो गई। तो 24 में से 15 बॉल्स निकल गई, कितनी बची 9। तो हमारे पास 9 बॉल्स हो गई व्हाइट। अब उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है व्हाइट की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल 9/24 और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 3/8। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट द पॉइंट -4, -5। सबसे बेसिक क्वेश्चन -4, 0 इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस के नियर बताना है तो y को 0 कर दो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मीडियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों कभी भी मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन पूछेंगे तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा मीडियन। और अगर सबसे मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन पूछेंगे कि सबसे ज्यादा जो रिपीट हो रही है ऑब्जर्वेशन, तो उसका आंसर बच्चों क्या रहेगा मोड। ध्यान से करना, ये वाले MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट हो गया x, 0 की फॉर्म में। डिवाइड कर रहे हैं एक लाइन सेगमेंट को। क्या है लाइन सेगमेंट, a के कोऑर्डिनेट्स है 2, -3 और b के कोऑर्डिनेट्स है 5, 6 और ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे रेशियो हो गई 1:2। तो हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 5 + 1 की मल्टीप्लाई 5 से, 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 4/5, 1 + 2 3, फिर 1 की मल्टीप्लाई 6 से और 2 की मल्टीप्लाई -3 से और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 + 2।
ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, x, 0 के इक्वल। इसको हम इसके इक्वल कंपेयर कर देंगे, तो 9/3, 0 इज इक्वल्स टू x, 0, तो 3 इज इक्वल्स टू x। बस यही हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, 3, 0। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में से आ गया। फिर से प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है रेड फेस कार्ड्स की। रेड फेस कार्ड्स कितने रहते हैं बच्चों, 6 रेड फेस कार्ड्स रहते हैं। टोटल कार्ड्स 52, तो क्या आ जाएगा आंसर 6/52। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/26। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, सॉरी 19 पर आते हैं। 19 और 20 दोनों असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। HCF ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। कोई से भी 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले लो तो उसका जो HCF रहने वाला है वो 2 रहने वाला है। असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इवन नंबर्स ड्यू से डिविजिबल होता है, रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। बट क्या ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, नहीं, ये इसको जस्टिफाई तो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे तो HCF से रिलेटेड कोई बात ही नहीं करी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट MCQ 28, रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस टू इज हाफ। सपोज रेडियस हमारे पास r थी, न्यू रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, ओरिजिनल वाले की हाफ, एंड एंगल इज डबल। रेडियस को क्या करना है, हाफ, और एंगल पहले थीटा था, अब थीटा के न्यू थीटा कितना हो गया, 2 थीटा, ओरिजिनल वाले का डबल। पेरीमीटर रिमेन्स द सेम, तो क्या पेरीमीटर सेम रहेगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला बच्चों होता है लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे निकालते हैं, θ/360 इंटू 2πr प्लस 2r। लेकिन इस केस में जब हम न्यू पेरीमीटर निकालेंगे P डैश, तो θ/360 इंटू 2πr, यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, r की जगह पे क्या हो जाएगा r/2 प्लस 2r, तो r/2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो तो सिमिलर रहेगी, क्योंकि ये 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो θ/360 इंटू 2π। बट यहाँ पे चेंज हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई, रॉन्ग, ये तो हमारे पास फॉल्स हो गई, असर्शन इज फॉल्स। सेकंड में गिवन है लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल रेडियस r इज दिस। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, θ/360 इंटू 2πr। तो अगर हम 2 और 360 को एलिमिनेट करेंगे तो यही तो रिजल्ट आएगा, थीटा इंटू पाई इंटू r/180। और इन्होंने भी यही कहा है कि पाई इंटू आर इंटू थीटा इंटू 180/180। तो रीजन तो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, और होप्स आपको सभी MCQ अच्छे समझ में आ गए होंगे। 2 मार्क्स वाला सेक्शन ये स्टार्ट हो रहा है। HCF और LCM निकालना है इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन सबको करना ही आता है, 480 का ऐसे हम प्राइम फैक्टर्स कर देंगे। तो 480 के जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आने वाले हैं वो हमारे पास आएंगे 2⁵ इंटू 3 इंटू 5। और जब हम 720 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 720 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2⁴, 3⁵2 इंटू 5। अब बच्चों इसका HCF कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, HCF के लिए हम देखेंगे जो लीस्ट पावर्स होंगी, तो 2 की पावर 4 लीस्ट है, 3 की पावर 1 लीस्ट है और 5 की पावर 1 लीस्ट है। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास HCF की वैल्यू आ जाएगी 240। और LCM के लिए हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 इंटू 5। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास HCF आ जाएगा 1440। तो हमारे पास HCF HCF की वैल्यूज आ गई। उसके बाद इसी का जो सेकेंड वाला पार्ट है, इसमें हमारे पास ऑप्शन में चॉइस है, बी पार्ट आ जाएगा HCF ऑफ 85 एंड 233। तो पहले हम इसका HCF निकाल देते हैं। 85 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे वो आएंगे हमारे पास 5 इंटू 17, और 238 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे बच्चों को ध्यान से करना, 2 इंटू 7 इंटू 17। तो जो इसका HCF आने वाला है सिर्फ कॉमन पार्ट आएगा, वो क्या है 17, इसका HCF आ जाएगा। अब HCF को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, 85m माइनस 238 इज इक्वल्स टू HCF के इक्वल इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो 85m इज इक्वल्स टू 255, और m की वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगी 3। हमें इसमें m की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, 85 से डिवाइड करके हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, आंसर इसका हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 2 डाइस आर रोल टुगेदर। तो 2 डाइस जब हम रोल टुगेदर कर रहे हैं, नंबर्स क्या क्या है उन पे, ये नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन इज एन ऑड नंबर। देखो कभी भी प्रोडक्ट ऑड नंबर कब आएगा, जब दोनों नंबर्स ऑड हो। एक नंबर के ऑड होने पे और एक नंबर के इवन होने पे कभी भी प्रोडक्ट ऑड आ ही नहीं सकता। पहले तो इसमें हम टोटल आउटकम्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने रहने वाले हैं,
देखो बच्चों यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं और उन 6 के साथ ही पेयरिंग होगी, तो 6 × 6 36 आउटकम, सेम जैसे हम नॉर्मल डाइस वाला क्वेश्चन करते हैं। फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से रहेंगे, जिसमें दोनों ऑड नंबर्स हो, तो दोनों ऑड नंबर्स में 4 और 6 तो हटा ही दो क्योंकि इवन है। 7 की पेयरिंग 7 से हो सकती है, 7 9 और 7 11। ऐसे सेम फिर 9 की पेयरिंग 7 से, 9 9 और 9 11, और फिर लास्ट 11 की पेयरिंग 7 से, 11 9 और 11 11। बस ये 9 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आएंगे जिसमें दोनों ऑड नंबर से, अगर एक भी नंबर इवन रहता है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या रहेगा बच्चों, इवन नंबर। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास 9 फेवरेबल आउटकम है, 36 टोटल आउटकम्स हैं, तो 1/4 हमारे पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 में भी हमें चॉइस गिवन है, तो इसका जो सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर्स हैव 100 डिजिट 8। देखो 3 डिजिट नंबर हमें लेना है, उसके जो 100 प्लेस पे डिजिट है वो तो 8 है और यूनिट प्लेस पे 5 है, तो कितने ऐसे नंबर्स बन सकते हैं, तो यहाँ पे हम 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, कोई भी डिजिट पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने ऐसे नंबर्स बन सकते हैं, हमारे पास 10 ऐसे नंबर्स बन सकते हैं, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक हम 10 डिजिट में से डिफरेंट डिजिट्स पुट कर करके डिफरेंट नंबर जनरेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन सच नंबर, इनमें से कोई सा भी एक नंबर सिलेक्ट करना है आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर। ऑल 3 डिजिट्स नंबर कहाँ से कहाँ तक रहते हैं बच्चों, सभी को ये तो बहुत बेसिक टर्म है, पता होनी चाहिए। 100 से लेकर 99 तक, 999 तक, ये सभी 3 डिजिट्स नंबर हैं, तो कितने हो गए, ये 900 नंबर्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10/900, तो 1/90 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बेस पर, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। 2 × √3/4² माइनस, लेकिन बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद होंगी जिस स्टूडेंट को, वो ही ये क्वेश्चन इजीली कर पाएगा, जिसको वैल्यूज ही याद नहीं है उसके लिए तो ये क्वेश्चन भी क्या है, टिपिकल ही है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/12। सिंप्लीफाई तो बच्चों कर ही लोगे, कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 × 3, यहाँ पे 3/2 आएगा, सॉरी 3/4 माइनस 1/3/2, तो इसको सिंप्लीफाई करके आप रिजल्ट जनरेट कर सकते हो, आंसर हमारे पास आ जाएगा 7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या करना है, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। फिर से देखो बच्चों एक्स एक्सिस का क्वेश्चन आ गया, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट हम x,0 एज्यूम कर लेते हैं, उसकी डिस्टेंस जो है वो √41 यूनिट्स है, कहाँ से, 8,-5 से, मतलब ये एक पॉइंट हो गया 8,-5, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, √41 के इक्वल। तो बच्चों इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, x - 8² + 0 + 5² इज इक्वल्स टू √41। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, x² + 8x, सॉरी -8x + 64 + 25 इज इक्वल्स टू 41, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास फैक्टराइजेशन आएंगे, x - 12 और x - 4 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 12 भी, या फिर x की वैल्यू हो सकती है 4 भी। तो हमारे पास दो आंसर इसमें पॉसिबल है, 12,0 भी हो सकता है और 4,0 भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या शो करना है कि ये जो ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। तो इसमें पहले ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर लो, जैसे भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करा, सेम डिस्टेंस अप्लाई करेंगे, -5 - 3 होल स्क्वायर + 6 - 0 होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट तो बच्चों कर ही लोगे, कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर हमारे पास आना है 10 यूनिट्स। ऐसे सेम फिर बीसी में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, उसका आंसर भी कितना आएगा, 10 यूनिट्स। तो इसी से पता चल गया कि ट्रायंगल तो आइसोसेलेस है क्योंकि दो साइड्स इक्वल आ गई, बट क्या ये इक्विलेटरल तो नहीं है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो जब एसी की डिस्टेंस निकालोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 10√2 यूनिट्स, तो ये डिफरेंट आ गया। तो इसका मतलब सिर्फ दो ही साइड्स इक्वल है, इट इंप्लाइज दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको अब स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देंगे। 26 क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, मैं आपको इसी में क्लियर कर दूंगी। क्या गिवन है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तीनों मिड पॉइंट्स हैं, और हमें शो करना है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जब ये मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ये क्या बन गए, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो मैंने मार्क करे, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा।
और ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। तो दोनों ट्रायंगल कौन सी क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए? ए क्राइटेरिया से। तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कर सकते हैं। उसी के साथ सेम पैटर्न से हम इन वाले ट्रायंगल्स को कन्वर्ट कर लेंगे कि डीईएफ जो होगा वो एबीसी के सिमिलर होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर इसका आपको फुल डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको डिटेल सॉल्यूशन भी करवा देंगे। बट बेसिक एनसीईआरटी का बेस क्वेश्चन है तो इसमें जैसे हमने इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करवा दिया। इसी का बी पार्ट है जो चॉइस में, ट्रायंगल एबीसी पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन एबी। ये हमारे पास पी पॉइंट यहाँ पर है, क्यू पॉइंट यहाँ पर है, पी क्यू पैरेलल टू बीसी, पी क्यू इस लाइन के पैरेलल है। ये मीडियन एडी है, मींस बीडी और सीडी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो हमें ये प्रूफ करना है बीसी, ये वाली जो लाइन है बीसी बाइसेक्ट्स पीक्यू, कि ये जो लाइन जा रही है हमारे पास ये इसको बाइसेक्ट करेगी पीक्यू को भी। तो यहाँ पे हम इसको कैसे शो करेंगे कि एडी बाइसेक्ट कर रही है पीक्यू। कैसे कैसे इसको बच्चों शो करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी डी पी आर पैरेलल टू बी डी, ये जो इतना पोर्शन हो जाएगा पी आर, ये बी डी के पैरेलल हो जाएगा। तो जब ये बी डी के पैरेलल है तो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए आर अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन बी डी। कौन सी थ्योरम हो गई ये? बीपीटी से हमारे पास प्रूफ हो गया कि अगर दो सिमिलर होंगी लाइंस तो वो प्रोपोर्शनेट होंगी। सिमिलरली हम दूसरा ट्रायंगल शो करेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में हमारे पास क्या हो जाएगा? क्यू आर पैरेलल टू सी डी, ये क्यू आर और सी डी पैरेलल हो जाएंगी। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? ए आर अपॉन, ये हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है, इसमें ए पी अपॉन बी पी लिया था तो यहाँ पे हम ए क्यू अपॉन क्यू सी, फिर हमने क्या लिया था? ए आर अपॉन डी आर, तो इधर हम लेंगे ए आर अपॉन डी आर। और थर्ड हमने प्रॉपर्टी क्या ली थी? पी आर अपॉन बी डी, तो यहाँ पे हम लेंगे क्यू आर अपॉन डी सी। तो ए आर अपॉन डी आर तो दोनों में सेम ही है, उसको तो हम रहने देते हैं फिलहाल। अब ए पी अपॉन बी पी, बिकॉज पी क्यू पैरेलल थी हमारे पास बी सी के, तो जब ये पी क्यू बी सी के पैरेलल है तो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन सी क्यू, ये हमारे पास होंगे। ये भी कौन सी थ्योरम से होंगे? बीपीटी से। तो अब ए पी अपॉन बी पी किसके इक्वल है? पी आर अपॉन बी डी के, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे पी आर अपॉन बी डी। और ए क्यू अपॉन सी क्यू किसके इक्वल है? क्यू आर अपॉन डी सी, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे क्यू आर अपॉन डी सी। बट बी डी और सी डी तो इक्वल है, ये दोनों पार्ट्स इक्वल है तो एलिमिनेट हो जाएंगे। इट इम्प्लाइज दैट पी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर। तो जब पी आर और क्यू आर इक्वल आ गए, हमें यही तो प्रूफ करना था कि जो मीडियन एडी लाइन जा रही है ये पी क्यू को बाइसेक्ट कर रही है, तो हमें पी आर और क्यू आर को इक्वल शो करना था, जो कि हमारे पास प्रूफ हो गया इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट एनसीईआरटी से थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए, इसीलिए हमने इसका डिटेल सॉल्यूशन करवा दिया है। बाकी अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। सपोज टू नंबर्स हमारे पास है x एंड y, इनका सम हमारे पास है 18। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 9/40। तो अब रेसिप्रोकल्स हमने जब लिए हैं तो हम उसमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डाल देंगे 18 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9/40। यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे, यहाँ हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने ये वैल्यू पुट कर ली। अब जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो इसको एलसीएम लेने के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे, जो कि हमारे पास क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चा एलसीएम लेके चेंज कर ही लोगे, और इसको फिर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 10 एंड x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू हो जाएगी 10 और x की एक वैल्यू हो जाएगी 8। अगर x 10 है तो y 8 हो जाएगा, और अगर x 8 है तो y 10 हो जाएगा। तो टू नंबर्स आर 10 एंड 8। तो हमारे पास ये दो नंबर्स हो जाएंगे जिनका सम तो 18 आएगा और उनके रेसिप्रोकल्स का सम कितना आएगा? 9/40। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या फाइंड करना है? हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो, और एक पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है जिसके जीरोस अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं माइनस बी अपॉन ए वाली रिलेशनशिप से। तो माइनस 5/6 क्या आ जाएगा? ये 5/6 हो जाएगी वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? c अपॉन ए मीन्स 1/6। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर फाइंड करना हो तो इसकी प्रॉपर्टी सभी स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ रखी होगी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 25/36 माइनस 2/6। और इसको एलसीएम लेने के बाद जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13/36। अब हम अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर फाइंड कर देंगे, मीन्स 1/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/6।
36। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास क्या बनने वाला है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी रखी होगी कि हम पॉलिनोमियल कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 13/36 एक्स प्लस 1/36, और बस यही हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। हम इसी फॉर्मेट में इस आंसर को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है। इसमें यहाँ पे हमने आइडेंटिटी एक्सपैंड कर दी स्क्वायरिंग करके, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, क्योंकि ये पूरी टर्म क्या प्रोड्यूस करती है, रिजल्ट। इसकी क्या होती है, आइडेंटिटी 1, तो ये 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0। अब हम आइडेंटिटी एक्सपैंड करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर की। इसके आइडेंटिटी हम जब स्पैंड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। इसकी आइडेंटिटी फिर से क्या हो गई, 1 माइनस 2, इस प्रूफ की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0। तो 1 माइनस 0 1 मीन्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल है, हमारे पास 1 के इक्वल। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस में, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो यही हमें शो करना था कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो प्लस माइनस 1 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये तो हमारे पास उसकी रेडियस हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया बताना है कि वो कितना कवर करेगा, कितने मिनट्स में, 35 मिनट्स में। तो पहले हम एंगल निकालेंगे कि एंगल कितना कवर होगा। देखो 60 मिनट्स में पूरा वो सर्कल कंप्लीट कर लेता है मिनट हैंड, तो मीन्स 360 डिग्री का एंगल कवर कर लिया। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर होगा, 360 अपॉन 60, तो 35 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल कवर होगा, 360 अपॉन 60 इंटू 35। इसको हम यूनिटरी मेथड से एंगल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये तो क्या हो गई, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई कर लेना, नहीं तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 360 अपॉन 60 इंटू 35। ये तो थीटा हमने एज इट इज पुट कर दिया। ये वाला 360 22 अपॉन 7 इंटू 18 इंटू 18। जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इसका कवर करना था, कितना कवर होगा, 594 कवर होगा। हम पहले थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर एरिया फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी में इसी का जो चॉइस वाला क्वेश्चन है, ए बी इसमें कॉर्ड है, सेंटर है ओ, एंगल ओ बी है 60, ये एंगल हमारे पास हो गया 60। उसके बाद हमें फाइंड करना है, ओ ए गिवन है 14, ये हमारे पास रेडियस गिवन हो गई 14, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं। दोनों को हम सेपरेट सेपरेट फाइंड करके फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ले लेंगे 14 इंटू 14, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, वन एंगल 60 है तो बाकी के दोनों भी कितने कितने होंगे, 60 60, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड हमारे पास कितनी हो जाएगी, 14 इंटू 14। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू हमें गिवन ही है क्वेश्चन में, तो वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फाइंड कर देंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला सबने पढ़ लिया होगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर में से सेक्टर का एरिया लो और उसमें से ट्रायंगल वाले पार्ट का माइनस कर दो। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट। ये जो मैंने यहाँ शेडेड करा है ये सेगमेंट है, तो दोनों को माइनस करके हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा बच्चों सभी को 30th क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 31st क्वेश्चन पर। तो 31st क्वेश्चन, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। इसमें कुछ नहीं करना, जैसा एनसीईआरटी में इसका प्रूफ गिवन है एज इट इज करना है।
कि पहले हम इसको रेशनल एज्यूम करेंगे और फिर अपने ही अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्टरी शो कर देंगे। अगर आपको इसका फुल डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो लेट अस नो इन द कमेंट्स, हम इसको का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ग्राफिकली शो करना है, तो बच्चों इसको ग्राफिकली बहुत इजीली आप शो कर सकते हो। कैसे कैसे शो करना है मैं आपको बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप। x + 2y = 3 है, इसके हम 2 पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे जहां पे ये ग्राफ पे लाई करेंगे इसके, तो हो जाएंगे हमारे पास। अगर हम y 0 पुट करते हैं x 3 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो y भी 1 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y + 8 = 0, इसके हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे यहाँ पर x एंड y। अगर हम x की वैल्यू y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू -4 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो जब हम इन दोनों के पॉइंट्स को प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ पे, तो पॉइंट्स की प्लॉटिंग करने के बाद ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे -1, 2 पे, और वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। x = -1 एंड y = 2, कि जहां पे ये दोनों ग्राफ कट करेंगे आपस में, वही क्या रहता है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 5 मार्क्स में। पहले तो इसमें हमें क्या करना है कि थ्योरम 10.2 का प्रूफ करना है। तो थ्योरम्स बच्चों सभी ने अच्छे से कर ली होंगी। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो इसको थ्योरम को प्रूफ करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। हमें BC की लेंथ फाइंड करनी है। सर्कल इंस्क्राइब है ट्रायंगल ABC के अंदर, AB, BC और CA यहाँ पे R, P और Q पे टच कर रही है। ये पूरी साइड गिवन है 10, AQ वाला पार्ट गिवन है 7, CQ वाला पार्ट गिवन है 5। अब हमें BC कैसे फाइंड करनी है। देखो बच्चों ये 7 है तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, ये भी 7, ये 5 है तो ये भी 5। अब ये पूरा पार्ट 10 था तो ये पार्ट कितना बचेगा 3, क्योंकि 7 इतना हो गया तो ये 3, तो ये भी कितना हो गया 3, तो BC पूरी कितनी हो जाएगी 3 + 5 = 8 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। बस आपको एक प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करनी है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, और उस प्रॉपर्टी से आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये जो बलून वाला, प्लेन वाला, बर्ड वाला ये क्वेश्चन है ना, इसी पैटर्न का, ये जरूर करके जाना। चांसेस है एग्जाम में कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से इस बार इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सपोज ये तो हमारे पास हो गया ग्राउंड से 1.35 मीटर ऊपर यहाँ पे एक बॉय का आई लेवल है। यहाँ से वो क्या करता है, एक बलून को स्पोर्ट करता है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज बलून अभी यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पे एंगल, उसका एलिवेशन कितना था 60 डिग्री का। कुछ टाइम के बाद वो बलून यहाँ प्लेस हो गया और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना रह गया 30 डिग्री का। तो ये बलून ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी यहाँ से यहाँ तक की, जो 12 सेकेंड्स लगे। टाइम कितना लगा उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 12 सेकेंड्स, और उसकी स्पीड कितनी है विंड की 3 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी डिस्टेंस कवर करी बलून ने, डिस्टेंस का फॉर्मूला सभी ने पढ़ रखा है, स्पीड इनटू टाइम। तो 3 × 12, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी 36 मीटर। तो बलून ने कितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर करी 36 मीटर। तो अगर ये भी डिस्टेंस 36 है तो ये भी उसके पैरेलल कितनी हो जाएगी 36। इसको हम हाइट को h ले लेते हैं। यहाँ पे हाइट उसकी कितनी है h, ये 1.35 हमें गिवन ही है। तो जो बलून की हाइट आएगी ग्राउंड से, वो h की वैल्यू निकालने के बाद उसमें 1.35 मीटर ऐड कर देंगे। इस वाली डिस्टेंस को हम एज्यूम कर देते हैं x मीटर्स। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं A, B, C, D और E। तो अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे सबसे पहले ट्रायंगल ABE में। कितना एंगल इसमें tan 60 = h/x। h की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √3 × x। अब हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ACD। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हमारे पास tan 30 = h/x + 36। तो x + 36 = √3h। h की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे √3x यहाँ पे, तो हो जाएगा 3x - x = 36। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 18। तो हमारे पास x हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया। उसके बाद हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। h की वैल्यू हमारे पास है √3x, तो √3 1.73 × 18 ये हमारे पास h हो जाएगा। और हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड, हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा हमारे पास, इसमें 1.35 मीटर ऐड करना पड़ेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो हमारे पास आया 31.4
और 31.14 में हम 1.35 मीटर ऐड कर देंगे तो 32.49 मीटर। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा कि जो बलून की हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है 32.49। देखो बच्चों 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, वेटेज इसकी बनती है 5 मार्क्स की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। अगर कोई भी डाउट आएगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बहुत बेसिक और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मीन और मीडियन निकालनी है। 35 क्वेश्चन में मीन का फॉर्मूला आप लगा सकते हो a प्लस सिग्मा fi इंटू एक्सआई अपॉन सिग्मा ui इंटू एच। अगर आप इसको स्टेप डेविएशन से करो, और सजेशन हम आपको यही देंगे कि आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड से ही करिए। तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। और मीडियन का फॉर्मूला आप इसमें लगा लेना L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई या फिर h, जैसे भी आप इसको डिनोट करते हो, दोनों इस मेथड ठीक है। तो इसका जो मीन का आंसर आएगा, मैं इसमें आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। अगर आपका आंसर मैच नहीं होता, ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को। अगर आपका आंसर मैच नहीं होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें हमारे पास पहले तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू बच्चों कैसे फाइंड करना, इन सब का टोटल जब हम करेंगे तो इन सब का टोटल हमारे पास आने वाला है, इन सब का टोटल जो आएगा वो 200 आएगा। तो उसको x की इक्वल रख देंगे और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28। तो ये आ जाएगा 172 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 200। तो इसको सिंप्लीफाई करके x निकाल देना और फिर उसके बाद हमें वही सेम मीन फाइंड करना है। तो मीन चाहे आप डायरेक्ट से करिए, शॉर्टकट से करिए, स्टेप डेविएशन से करिए, लेकिन हम आपको कहेंगे कि स्टेप डेविएशन से करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको स्टेप डेविएशन से करने के बाद इस वाले पार्ट का मीन का आंसर आएगा 2662.5 रुपीज़। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो लेट अस नो, हम आपको इसमें भी हेल्प करेंगे। अब हम चलते हैं अपना लास्ट सेक्शन और केस बेस्ड सेक्शन जो रहेगा। तीनों केस स्टडी बहुत अच्छे से डिस्कस करनी है। फर्स्ट केस स्टडी जो हमारे पास है वो एपी वाले चैप्टर में से है। देयर आर 3 जार्स इन द टॉप लेयर, नेक्स्ट लेयर में 6 है, थर्ड लेयर में 9 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन एपी हमें फॉर्म करना है। तो 3, 6, 9 एंड सो ऑन, ये हमारे पास एपी फॉर्म हो जाएगा। ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्लियर है 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में फाइंड करना है कि किसी भी एक लेयर में 34 जार्स को अरेंज करना पॉसिबल है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं सपोज nth लेयर में 34 जार्स हैं, तो ऐसी कौन सी लेयर बनेगी जिसमें 34 जार्स आएंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू पुट करेंगे 1, 3, d की वैल्यू भी पुट करेंगे 3। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 31/3, n इज इक्वल्स टू 34/3 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, जो कि डिविजिबल ही नहीं है। तो n कोई भी एक इंटीजर की फॉर्म में नहीं आ रहा, तो इज इट पॉसिबल का आंसर हो जाएगा नो, कि हम ऐसे कोई भी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट में पूछा इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर, हमें इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है टोटल जार्स के लिए। तो थर्ड पार्ट के लिए हमें Sn फाइंड करना है। Sn इज इक्वल्स टू n/2, 2a, a की वैल्यू 3, n माइनस 1, d की वैल्यू भी 3। तो ये हो जाएगा n/2, 6 प्लस 3n माइनस 3। तो 3 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो 3n/2 और हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या बचेगा n+1 सिंप्लीफाई करने का। और फिर हमें S8 भी फाइंड करना है। तो बस इसी में हमें क्या करना है, 8 पुट कर देंगे। S8 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 8/2 इंटू 8+1। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 24 इंटू 9/2। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 108। तो S8 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 108 जार्स हो जाएंगे टोटल। बी पार्ट में कहा है कि शॉपकीपर एडिड 3 जार्स इन ईच लेयर। तो 3 जार्स ईच लेयर में ऐड हो गए, तो अब लेयर्स क्या बन जाएंगी 6, फिर 9, फिर 12 एंड सो ऑन। यहाँ पे 3, 6, 9 था, तो 6, 9, 12 एंड सो ऑन हो गए कि हर एक लेयर में 3 जार्स ऐड हो जाएंगे। तो अब जब 3 जार्स ऐड हो गए तो फिफ्थ लेयर फ्रॉम द टॉप, फिफ्थ लेयर मीन्स A5 फाइंड करनी है। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 6 प्लस 8 इंटू 3 24। तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 30th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 केस स्टडी। इसमें सिमिलैरिटी की केस स्टडी है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कौन कौन से, DPQ एंड उसके साथ सिमिलर है DEF। तो ये पूरा ट्रायंगल DEF इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। हमारे पास DP की वैल्यू गिवन है 50, ये 50 हो गई। हमारे पास PE की वैल्यू गिवन है 70, ये 70 हो गई। हमें PQ ये अपॉन EF फाइंड करनी है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम BPT थ्योरम से क्या कह सकते हैं कि DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू PQ अपॉन EF। तो DP की वैल्यू तो है 50, DE पूरा कितना हो जाएगा 50 प्लस 70 इज इक्वल्स टू PQ अपॉन EF
और इज इक्वल्स टू 5/12। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ डी। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन करते हैं, ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ डी ई। तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू 5/2। ये भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कौन कौन से? ए बी सी एंड डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल्स भी हमें सिमिलर गिवन है कि ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर हो जाएगा। तो जब ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर गिवन है तो इनका पेरीमीटर भी क्या होगा? इनके साइड्स के प्रोपोर्शन के इक्वल। ये सबने थ्योरम में पढ़ रखा है, ए बी अपॉन डी के इक्वल। तो ए बी अपॉन डी कितना? 5/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? कांस्टेंट वैल्यू। कभी भी दो ट्रायंगल से अगर सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का जो प्रोपोर्शन रहता है वही पेरीमीटर का प्रोपोर्शन रहता है। तो पेरीमीटर का जो प्रोपोर्शन रहेगा वो साइड्स के प्रोपोर्शन के इक्वल ही रहेगा, दैट इज 5/2। थर्ड पार्ट का जो सेकंड वाला है, ए एम और डी एन अगर हम मीडियंस बना दे ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ में, ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी। यहाँ पे इसमें मीडियन हो गई ए एम और डी ई एफ में मीडियन हमने ड्रॉ कर दी डी एन। ये हमने मीडियंस ड्रॉ कर दी। हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, ए बी एम और डी ई एन को। अब देखो बिकॉज ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, सॉरी यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर, ए बी सी सिमिलर टू डी एफ। तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। उनकी सारी साइड्स प्रोपोर्शन रहेंगी। बी सी का अगर हम हाफ कर दें और डी ई एफ का भी हाफ कर दें तो हाफ ऑफ बी सी कितना रह जाएगा हमारे पास? बी एन। और हाफ ऑफ ई एफ कितना रह जाएगा? ई एन। तो हमारे पास दो साइड्स का प्रोपोर्शन हो गई इन वाले ट्रायंगल्स की। कौन कौन सी? ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन डी एन। ये तो हमने सॉरी ई एन, ये तो हमने एक सिमिलैरिटी कर दी, प्रोपोर्शनेट कर दी दोनों साइड्स। उसके साथ जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये वाले दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर। होप्स आपको 37th केस स्टडी अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं 37th के बाद 38 केस स्टडी पे, और जो सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। कौन से चैप्टर में से पहले देख लेते हैं। देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से है। क्या है हमारे पास? मेटेलिक सिलॉन उसको फार्मर को बनाना है किस शेप में? इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन। तो ये उसके सिलॉस की शेप रहने वाली। सिलॉस सभी को पता होगा, जो ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं, ये उसकी शेप रहेगी। कॉनिकल पार्ट की अगर हम बात करें तो कॉनिकल पार्ट की रेडियस कितनी है? 1.5 मीटर और इसकी हाइट कितनी है? 2 मीटर। अब हम सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करें तो रेडियस तो इसकी भी 1.5 ही है, बट इसकी हाइट को हम h डैश से डिनोट कर देते हैं, वो है 7 मीटर। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। तो L इज इक्वल्स टू √r² प्लस h²। बस हमें वैल्यूज पुट करनी है, 1.5² प्लस 2² और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2.5 मीटर। ये हमारे पास क्या हो गई? स्लांट हाइट हो गई कोन की। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है CSC ऑफ कॉनिकल पार्ट। तो CSC ऑफ कोन का फॉर्मूला रहेगा पाई आर एल। डायरेक्ट केस स्टडी है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूला लगा के इंटू 2.5 और इसका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 11.78 मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कर्व पार्ट ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की फाइंड करनी है, तो CSC ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 1.5, लेकिन h नहीं होगा यहाँ पे, h डैश हमें सिलेंड्रिकल पार्ट लेना है, तो इंटू क्या हो जाएगा 7 और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा एरिया इसका 66। अब कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 66 इंटू 2000 132,000 रुपीज, इतने रुपीज उसको उसका कॉस्ट पड़ने वाली है। और थर्ड के बी पार्ट में जो हमारे पास चॉइस में गिवन है, टोटल कैपेसिटी ऑफ 1 सिलो। तो टोटल कैपेसिटी मींस टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगी? 1/3 पाई r² h कोनिकल पार्ट की वॉल्यूम प्लस पाई r² h डैश सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम। जब हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, इसमें बच्चों एक सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? पाई और r² कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा h/3 प्लस h डैश। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन इधर कर लेते हैं, तो 22/7 इंटू 1.5 स्क्वायर और 2/3 प्लस 7, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 54.21 मीटर क्यूब। ये हमारे पास इस पूरे सिलॉस की क्या आ जाएगी? वॉल्यूम।
तो होप्स आपको सभी एमसीक्यूज और सभी क्वेश्चंस असर्शन, रीजन बेस्ड एंड केस बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अदर इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं इसी चैनल पर आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। एंड फॉलो करना ना भूलिएगा इंस्टाग्राम पेज पर भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।